जीएस क्लासेज में आप सबका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। तो आज हम डिस्कस करेंगे 28/9/2018 ग्रुप डी प्रीवियस ईयर पेपर जो होगा फर्स्ट शिफ्ट का। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसके द्वारा निश्चित अनुपात का नियम उद्धृत किया गया था। जो निश्चित अनुपात का नियम है वह किसके द्वारा दिया गया था। हमारा ऑप्शन है प्राउस्ट, जॉन डाल्टन, डेमोक्रिटस, लेबुजियर। तो आपको बताना है कि निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था। हमारा आंसर होगा प्राउस्ट। प्राउस्ट द्वारा निश्चित अनुपात का नियम दिया गया था। प्राउस्ट के निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में तत्व सदैव उनके निश्चित द्रव्यमान अनुपात में रहते हैं। जैसे मान लीजिए पानी है, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 होता है। जल कितना भी हो उसमें हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 8 के अनुपात में ही रहता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष ओलंपिक में फुटबॉल को आधिकारिक तौर पर एक प्रतियोगी खेल के रूप में शामिल किया गया था। हमारा ऑप्शन 1916, 1908, 1924, 1900। तो आपको बता दूं कि जो फुटबॉल खेल था इसे 1900 और 1904 में इसे एक प्रदर्शनी खेल के रूप में पेश किया गया था और इसे ओलंपिक में 1908 में शामिल किया गया था। तो याद रखिएगा कि हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1908। ये फुटबॉल पहली बार प्रदर्शन कब किया गया था, तो 1900 और 1904 में प्रदर्शन किया गया था और 1908 में ओलंपिक में शामिल किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के गुर्दे का निस्यंदन की इकाई को क्या कहते हैं। जो मनुष्य का गुर्दा होता है उसकी निस्यंदन इकाई यानी गुर्दे की इकाई बताना है आपको। हमारा ऑप्शन है न्यूट्रॉन्स, नेफ्रॉन्स, न्यूरॉन्स, प्रोटॉन्स। तो आप सबको पता है कि गुर्दे की निस्यंदन इकाई नेफ्रॉन्स को कहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेफ्रॉन्स। जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं उसे क्या कहते हैं। हमारा ऑप्शन है एपर्चर, मुख्य धुरी, पोल, फोकस। जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है उसे फोकल बिंदु या फोकस कहते हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फोकस की जगह कभी कभी फोकल लिखा रहता है, फोकल बिंदु। तो फोकल बिंदु भी हमारा आंसर होगा और फोकस भी आंसर होगा। कब, जब सभी किरणें एक बिंदु पर मिलेगी तब। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 16 है तो मनुष्य की दैहिक कोशिका में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं। हमारा ऑप्शन है 23, 46, 24, 48। तो आपको बताना है कि यदि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 16 है तो मनुष्यों की दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन है हमारा 23, 46, 24, 48। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 46। क्योंकि मनुष्य की दैहिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी यानी कि 46 होती है और जो दिया हुआ है मनुष्य गुणसूत्रों की संख्या 16, ये केवल लड़कों को बहकाने के लिए दिया हुआ है 16। इसलिए इस पर ध्यान नहीं देना है, ध्यान हमको देना है दैहिक कोशिका। और क्वेश्चन में दैहिक कोशिका लिखा हुआ है और यहाँ पर कितना भी अंक हो तो हमारा आंसर 46 होगा। और जोड़ी में पूछे तो हमारा 23 आंसर हो जाएगा। हमसे जोड़ी में नहीं पूछा है कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं तो 46 यानी कि 23 जोड़े। अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर कौन सा है। हमारा ऑप्शन है पीबी, जीए, एसएन, जीई। अर्धचालक इनमें से कौन सा है।
Pb सीसा और चालक नहीं है। Sn यानी कि टीन, ये भी नहीं है। Ga गैलियम, ये भी नहीं है। Ge जर्मेनियम, जर्मेनियम अर्धचालक है। तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। तो होता है अर्धचालक सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम, सल्फाइड, गैलियम, आर्सेनाइड, जो ये 6 तत्व हैं ये सब अर्धचालक हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। एटॉमिक नंबर 16 का तत्व, एक तत्व है, एटॉमिक नंबर 16 है एक तत्व का, आवर्त सारणी के किस आवर्त में उपस्थित होता है? हमारा ऑप्शन है 3, तीसरा, चौथा, छठवा, पाँचवा। तो आपको बताना है कि 16 एटॉमिक नंबर वाला यानी 16 परमाणु क्रमांक वाला तत्व किस आवर्त सारणी में आता है। तो मान लीजिए हमारा ये पीरियोडिक टेबल हो गया। पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, जो ये वाला लाइन है ये लाइन यहाँ पर होगा। तो यहाँ से हो जाएगा दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त, इसमें 2 आवर्त यहाँ पर होता है, यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर 2 होता है, पहले आवर्त में 2, दूसरे आवर्त में 8, तीसरे में भी 8, और जो चौथा होता है उसमें 18, पाँचवें में 18, छठा में 32 और 7वां में 25 है। जो बाकी तत्व 25 बचते हैं जो 7वें आवर्त में रखा गया है। तो देखिए हमें पूछा गया है 16, तो यहाँ से 2 जो 2 और 8 10 हो गया, तो बचा 6 तत्व। तो 6 तत्व किस में आएगा? इसमें आएगा। यहाँ से 11 12 13 14 15 16 तक चालू होगा, तो 18 तक यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर तीसरे आवर्त में हमारा 16 एटॉमिक नंबर वाला तत्व होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा आवर्त। जो 16 तत्व है यानी एटॉमिक नंबर जिसका नाम एटॉमिक नंबर जो है वो 16 नंबर वो आएगा तीसरे आवर्त में। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को कहा जाता है। हमारा ऑप्शन है कोर, हीलियम, लावा, मैग्मा। तो पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को कहा जाता है मैग्मा। जब ये मैग्मा बाहर निकलता है तो उसमें जो गैसें मिश्रित रहती है वो गैसें बाहर निकल जाती है, तब वह लावा का रूप ले लेता है। तो हमसे पूछा गया है मिश्रित गैसें, यहाँ पर गैसों का मिश्रित पूछा है, तो गैसों का मिश्रित मैग्मा होगा हमारा आंसर। और जब ये बाहर निकलती है मैग्मा, पृथ्वी से बाहर जब निकलती है तो इसमें से सारी गैसें जो होती हैं वो बाहर निकल जाती है। तो जब सारी गैसें मैग्मा से निकल जाएगी तो वह लावा का रूप ले लेगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा मैग्मा होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन मंडल जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कराता है का गठन कौन करता है? हमारा ऑप्शन है राज्यपाल, संसद के प्रमुख, पूर्व राष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो आर्टिकल 54 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 54 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा, और स्टेट के जो विधानसभा होती है, सारी स्टेटों का विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और
दो केंद्र शासित प्रदेश हैं जिससे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, वो दो केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक है पांडिचेरी और दूसरा है नई दिल्ली। तो पांडिचेरी और नई दिल्ली के विधानसभा क्षेत्र के सदस्य भी आते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग करने। तो याद रखिएगा कि दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, और सभी राज्य के विधानसभा के सदस्य, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो या स्टेट हो। तो केंद्र शासित प्रदेश में दो ही केंद्र शासित प्रदेश हैं, दो ही स्टेट हैं केंद्र शासित में, एक है पांडिचेरी और दूसरा है दिल्ली। यहीं दोनों जगह पर विधानसभा है और इनके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस में कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है? हमारा ऑप्शन है कीटोन, कार्बोक्सिल एसिड, एथेनॉल, एल्डिहाइड। तो एथेनॉल में कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है। तो याद रखिएगा कि एथेनॉल में कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। एक टेबल, एक कुर्सी, फल से भरा एक कटोरा और एक वायलिन एक आदमी को खुश करने के लिए और क्या चाहिए? ये कथन किसका है? हमारा ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टाइन, एलन ट्यूरिंग, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, सर इसाक न्यूटन। आपसे पूछा गया है कि जो एक टेबल, एक कुर्सी, फल से भरा कटोरा और एक वायलिन एक आदमी को खुश होने के लिए और क्या चाहिए, ये कथन किसका है? तो ये बात अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अल्बर्ट आइंस्टाइन। हमारा क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन आनुवांशिक नहीं होता है। आपको बताना है उत्परिवर्तन आनुवांशिक नहीं होता है। हमारा ऑप्शन है विलोपन, प्रतिलिपिकरण, प्रविष्टि, दैहिक। तो आपको बताना है इनमें से कौन उत्परिवर्तन आनुवांशिक नहीं होता है। तो उत्परिवर्तन आनुवांशिक जान लेते हैं कौन कौन है। एक तो मान लीजिए विलोपन है, एक प्रतिलिपिकरण है, तीसरा प्रविष्टि है और चौथा कायिक है, पांचवा विकिरण है और छठवा होगा जीन, या इसे बिंदु भी कहा जाता है। जो ये सब विलोपन, प्रतिलिपिकरण, प्रविष्ट, कायिक, विकिरण, जीन या बिंदु, ये उत्परिवर्तन के आनुवंशिक के प्रकार हैं। जबकि जो दैहिक दिया हुआ है वो दैहिक क्या है? एक जीन चिकित्सा का एक प्रकार है। दैहिक जो है जीन चिकित्सा का प्रकार है। हमसे पूछा गया है कि उत्परिवर्तन आनुवंशिक नहीं होता है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? और हमारा ऑप्शन है 21 अगस्त, 26 जनवरी, 26 नवंबर, 15 दिसंबर। तो भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक को 1990 में किसके द्वारा विकसित किया गया था? हमारा ऑप्शन है महबूब खान, सैयद उल हक, महबूब उल हक और अमर्त्य सेन, अपारा सेन। तो मानव विकास सूचकांक 1990 में विकसित किया गया था महबूब उल हक और अमर्त्य सेन के द्वारा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश में निर्यातकों और आयातकों की सहायता के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया मोबाइल एप्लीकेशन कौन सा है? देश के निर्यातक और आयातक के लिए जो मोबाइल ऐप शुरू किया गया था उद्योग मंत्रालय द्वारा या वाणिज्य या उद्योग मंत्रालय द्वारा, ये मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? हमारा ऑप्शन है मैत्री मित्र, दिक्कत मित्र, निकटमन और निर्यात मित्र। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी निर्यात मित्र। निर्यात मित्र के नाम से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने देश में
निर्यातकों और आयातकों की सहायता के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था, यानी कि शुरू किया था। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निर्यात मित्र। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राजस्थान का शहर, गांव या नगर नहीं है? ये जो चारों दिया हुआ है ये चारों जिले का नाम है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जिला राजस्थान में नहीं है। हमारा ऑप्शन है टोंक, नागौर, नवसारी, सीकर। जो टोंक है वो राजस्थान का जिला है, नागौर भी राजस्थान का जिला है, और नवसारी है यह गुजरात का जिला है। तो हमसे पूछा गया है कि कौन सा शहर राजस्थान का नहीं है, और सीकर जो है ये भी राजस्थान का है। राजस्थान का तीनों जिला है और नवसारी गुजरात का जिला है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। जो एक क्वेश्चन है ये मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, तो उसमें 50% जो क्वेश्चन होता है वो नॉर्मल होता है, जो कि सभी लोगों को पता होता है, और जो 30% क्वेश्चन होता है वो थोड़ा हाई लेवल का होता है, और जो 20% क्वेश्चन होता है वो ना के बराबर समझ में आने वाला होता है। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, आपसे पूछ दिया कि राजस्थान का कौन सा शहर या गांव या नगर, जिला नहीं, कौन सा नगर नहीं है। तो अगर आप ये क्वेश्चन है जो राजस्थान का लड़का होगा, शायद उसको पता होगा कि राजस्थान में कितने ज़िले हैं और ज़िले का नाम याद होगा, तो वो तो इससे क्वेश्चन को टच कर सकता है। और जो लड़का राजस्थान का नहीं होगा उसे कुछ ही लड़कों को पता होगा अपवाद में। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि 20% के अंतर्गत आता है। तो ऐसे क्वेश्चनों पर ध्यान नहीं देना है हमको। ये 50% तो नॉर्मल है और 30% ये है। 30% जो हार्ड होता है इस पर मेहनत करना है, और 50% नॉर्मल जो हर लड़के को आता है। मान लीजिए जो 20% है, तो मान लीजिए ये क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया जाए कि पानीपत के युद्ध के समय जो 1526 में पारथम युद्ध हुआ था, उस समय केरल में कौन से राजा का शासन चल रहा था, तो ये क्वेश्चन आएगा 20% में। और मान लीजिए पूछ लिया जाए फिलहाल जब NTPC मेंस जो NTPC का एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट फेज, उसमें क्वेश्चन आया था आयाराम गयाराम। तो आयाराम गयाराम पता नहीं किसी को पता होगा या नहीं होगा, तो वो किस नेता ने कहा था? तो एक पंजाब का नेता था जिसने एक दिन में 3 बार अपनी पार्टियां बदली थी, उसी पर आयाराम गयाराम कहा गया था। और वो क्वेश्चन एग्जामिनर NTPC में डाल दिया और पूछा कि आयाराम गयाराम किससे संबंधित है। तो वो क्वेश्चन है वो 20% के अंतर्गत आता है। तो हमको 20% पर ध्यान नहीं देना है हमको। ये 50% तो नॉर्मल है कि बाबर का जन्म कब हुआ, बाबर को पानीपत कब लड़ा, वो सब लोग जानते हैं। और जो 30% होता है ये थोड़ा हार्ड है, इस पर थोड़ा मेहनत करना है। और 20% ये तो ना के बराबर कोई किसी को पता होगा। जब मान लीजिए कि 100 लड़के गए तो उसमें 2 लड़के को ही पता होगा, बाकी 98 को इसी पर 80% पर मेहनत करना है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत दुनिया में कौन सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है? कई नंबर का, यानी कितने नंबर पे जनसंख्या में हमारा इंडिया आता है? ऑप्शन है तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला। तो पहला पर जो होता है वो तो चीन आता है जनसंख्या में पूछा गया है। और दूसरे पर हमारा इंडिया आता है, अपना इंडिया 2 नंबर पे आता है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 30 जून 1857, 23 जून 1657, 23 जून 1757, 23 जून 1557। आप सबको पता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था प्लासी का युद्ध? 23 जून 1757 को हुआ था। ये मुर्शिदाबाद के नज़दीक एक प्लासी नाम का जगह है जो कि बंगाल में पड़ता है, वहीं पर ये युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। इस युद्ध में अंग्रेज़ों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। और सिराजुद्दौला का एक सेनापति था मीर जाफर। सिराजुद्दौला का धोखा दिया और जाकर अंग्रेज़ों से मिलकर सिराजुद्दौला को उसमें पराजित होना पड़ा। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 23 जून 1757 को। हमारा अगला क्वेश्चन है, 100 वाट के एक इलेक्ट्रिक बल्ब का प्रयोग प्रतिदिन 8 घंटों के लिए किया जाता है। एक दिन में बल्ब द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली यूनिट कितना होगा? तो यहाँ पर होगा P बराबर होता है W/T होता है। तो हमसे पूछा है 100 वाट, तो P बराबर
सॉरी W बराबर हो जाएगा P इंटू टी। तो P हमको 100 दिया हुआ है पावर और समय दिया हुआ है 8 घंटा। तो यहाँ से ऐड करेंगे 800 हो जाएगा। और 1 किलोवाट बराबर होता है 1000। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट घंटा होता है। तो यहाँ से हम कटाएंगे तो हमारा यूनिट यानी ऊर्जा निकल के चलेगा यूनिट। तो यहाँ से कटाएंगे 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा। 8/10 यानी कि 0.8। तो 0.8 हमारा ऑप्शन नंबर डी है। तो 0.8 यूनिट हमारी ऊर्जा होगी, यानी कि हमारे बल्ब द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली ऊर्जा 0.8 यूनिट होगी। एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, तो उसका पीएच मान होने की संभावना आप सब लोगों को पता है। हमारा ऑप्शन है 6, 7, 8, 9। तो आपको बताना है कि एक मिश्रण है नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। तो आपको यहाँ से एक ट्रिक है, अनील, अ से अम्ल, नि से नीला और ल से लाल, यानी अम्ल नीले को लाल कर देता है। इसी में पूछा गया है कि नीले लिटमस को लाल में बदल देता है कौन? अम्ल। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। और 7 से कम हमारा ऑप्शन एक ही है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है 6, ये 7 से कम है, ये अम्ल है। तो अम्ल क्या करेगा? नीले को लाल कर देगा। तो याद रखिएगा अनिल। अनिल मतलब मतलब अम्ल, नी मतलब नील मतलब नीला और ल मतलब लाल। अम्ल नीले को लाल कर देता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और कितने आवर्त मौजूद हैं? 18 समूह 9 आवर्त, 8 समूह 6 आवर्त, 18 समूह 7 आवर्त, 7 समूह या 10 आवर्त। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त शामिल है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। 18 समूह और 7 आवर्त आधुनिक आवर्त सारणी में मौजूद हैं। गति का दूसरा समीकरण किनके और किनके बीच का संबंध देता है? हमारा ऑप्शन है संवेग, त्वरण, वेग, स्थिति। तो गति का दूसरा जो नियम होता है स्थिति और समय के बीच संबंध दर्शाता है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थिति। गति का दूसरा समीकरण है। और समीकरण पहला जो होता है वो देता है वेग और समय के बीच संबंध दर्शाता है। वेग समय का v बराबर u प्लस ए टी, ये जो है वेग और समय के बीच का संबंध दर्शाता है। ये प्रथम गति का प्रथम समीकरण है। और जो दूसरा समीकरण है स्थिति और समय के बीच में संबंध दर्शाता है। इसका फॉर्मूला होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये समीकरण जो गति का दूसरा नियम है वो स्थिति और समय के बीच का संबंध देता है। उसका समीकरण होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और समीकरण जो फर्स्ट है वो वेग और समय के बीच में संबंध दर्शाता है। उसका फॉर्मूला होता है v बराबर u प्लस ए टी। तो याद रखिएगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं। किरण के अपवर्तन से यानी रिफ्लेक्शन से, ताप में अंतर, हवा में दबाव, चुंबकीय अंतर। आपसे पूछा है निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होता है। किसके कारण होता है? संपीड़न और विरलीकरण तो हवा में दबाव के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। एक वस्तु 4 सेकंड में 15 मीटर, 3 सेकंड में 16 मीटर की यात्रा करती है। तो वस्तु की औसत गति क्या होगी? तो औसत गति बराबर होता है कुल दूरी बटा में कुल समय। तो 15 प्लस 16 बटे में 4 प्लस 3 ऐड करेंगे तो 31 बटा 7 आ जाएगा। 7 चौके 28। ऑप्शन नंबर एक ही फटाक से मिल गया यहीं से। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि 4 हमारा आ रहा है। अब इसके बाद हमारा पॉइंट में आएगा तो 4 केवल सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है।
यहाँ से आप आगे सॉल्व भी नहीं करना है, यहाँ से खटाक से टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। किस में सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन संबंध है? आई, बी आर, एफ, सी एल। सी एल मतलब क्लोरीन। तो जो हमारा क्लोरीन है वो हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि क्लोरीन का परमाणु आकार बड़ा होने के कारण इस पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बहुत कम होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरीन। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु 4 सेकंड में 10 मीटर, 2 सेकंड में 14 मीटर की यात्रा करती है, तो वस्तु की औसत गति कितनी होगी? तो कुल दूरी 10 प्लस 14, कुल टाइम 6, 24 प्लस में 6, 6 चौके 4, 4 मरा आगे स्पीड, वस्तु की गति औसत गति आ गई। तो वस्तु के औसत गति का यूनिट क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। तो 4 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर डी हमारा खटाक से आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा समूह अनावृत बीज उत्पन्न करता है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, आवृत बीजी, अनावृत बीजी। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है, केवल ध्यान देना है कि क्या पूछा है और क्या हमको आंसर देना है। आपसे पूछा है कौन सा समूह अनावृत बीज उत्पन्न करता है? तो अनावृत बीजी, ऑप्शन नंबर डी हमारा खटाक से आंसर। यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? हमारा ऑप्शन है यूरो, येन, पाउंड, डॉलर। यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा थोड़ा माइक गिर गया था इसीलिए लेट हुआ। तो यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? हमारा ऑप्शन यूरो, येन, पाउंड, डॉलर। तो यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा जो 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था उस समय यूरो था। अभी उसका यूरोपीय संघ की मुद्रा चेंज हो गया है शायद येन हो गया है, देखना पड़ेगा या गूगल कर लीजिएगा। एक वस्तु में 20 केजी द्रव्यमान 10 न्यूटन केजी इनवर्स के गुरुत्वाकर्षण के साथ 400 जूल की स्थिति ऊर्जा होती है। तो वस्तु की ऊंचाई हमें बताना है। तो हमको दिया है मास 20, जी दिया हुआ है 10 और जो 400 जूल दिया हुआ है ये स्थिति ऊर्जा दिया हुआ है, यानी कि ईपी दिया हुआ है 400 जूल। तो यहाँ से स्थिति ऊर्जा बराबर होता है, स्थिति ऊर्जा बराबर क्या होता है? mgh। mgh पर रखेंगे तो स्थिति ऊर्जा ईपी बराबर, ईपी हमको हमारा दिया हुआ है 400 बराबर एम दिया हुआ है 20 और जी दिया हुआ है 10 और एच हमको कुछ नहीं दिया, तो एच निकालना है। तो यहाँ से करेंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 बराबर 10 10 10 20 20 दाम में 200 गुणे एच। तो एच बराबर हमारा आ जाएगा 400 बटे में 200, खटाक 2 मर्त में कट गया, हमारा आंसर आ गया 2, यानी कि 2 मीटर ऊंचाई होगी, एच बराबर 2। यहाँ से हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अम्लीय नहीं है, आपको बताना है इनमें से कौन अम्लीय नहीं है। PCl4, SbCl4, CCl4, PCl2। इसमें अम्लीय कौन ऐसा नहीं है?
तो CCl4 जो है वह एक अम्लीय पदार्थ नहीं है, यह एक कार्बनिक यौगिक है। जो CCl4 है यह एक कार्बनिक यौगिक है। इसे अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो अग्निशमन यंत्र होता है उसमें CCl4 का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि अम्लीय नहीं है। क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या होती है? 1 2 3 4। तो क्यूप्रस ऑक्साइड यानी कि कॉपर ऑक्साइड Cu2O में कॉपर की संयोजकता होती है 1। इसमें कॉपर की संयोजकता +1 होती है क्यूप्रस ऑक्साइड में। और एक होता है क्यूप्रिक। यहाँ से ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, क्यूप्रिक है और यहाँ पर क्यूप्रस है, तो दोनों में अंतर है। यहाँ फार्मूला में भी दोनों में अंतर है। तो क्यूप्रिक का होता है CEO, इसमें कॉपर की संयोजकता +2 होती है। तो हमसे पूछा है क्यूप्रस, तो +1 हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्यूप्रस और क्यूप्रिक दोनों अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा। अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री कौन था? राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, तानसेन, बीरबल। आपको यहाँ से बताना है अकबर के शासनकाल में वित्त मंत्री किसे नियुक्त किया गया था? तो राजा टोडरमल को। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि समान क्षमता के 2 आवेशित वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाता है तो बिजली नकारात्मक से सकारात्मक की ओर प्रभावित होती है, बिजली सकारात्मक से नकारात्मक की ओर प्रभावित होती है, बिजली प्रभावित नहीं होती है। और हमारा चौथा ऑप्शन है चुंबकीय प्रेरण का प्रवाह होता है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बिजली प्रवाहित नहीं होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 4 तत्वों की इलेक्ट्रॉनों की विन्यास नीचे दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिक इलेक्ट्रो नकारात्मक होगा? P यानी कि फास्फोरस 285 दिया हुआ है, एल्युमिनियम 283 दिया हुआ है, क्लोरीन 287 दिया हुआ है और सल्फर 286 दिया हुआ है। क्लोरीन पहले होगा, क्लोरीन से छोटा कौन सा होगा? सल्फर होगा। इससे छोटा कौन सा होगा? फास्फोरस होगा। और इससे छोटा कौन सा होगा? एल्युमिनियम होगा। तो हमसे पूछा गया है सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन नकारात्मक कौन सा होगा? तो Cl यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्लोरीन हमारा राइट आंसर होगा। स्वैच्छिक मांसपेशियां किसमें विद्यमान होती है? जिगर, हाथ, हृदय, फेफड़ा। तो यहाँ पर ध्यान देना है, हमसे पूछा गया है स्वैच्छिक न कि अनैच्छिक। एक होता है अनैच्छिक, जो अनैच्छिक क्रिया होती है वो जिगर में होती है, हृदय में होती है, फेफड़ों में होता है, जो अपने इस पर कंट्रोल नहीं है, लेकिन हमारे हाथ पर कंट्रोल है। और हाथ को हम चाहेंगे जब चाहेंगे इसे उठा सकते हैं, या मुट्ठी बांध सकते हैं, या हथेली फैला सकते हैं, या किसी को मार सकते हैं, या किसी को कुछ भी पकड़ सकते हैं। तो इसमें स्वेच्छा है हमारी, तभी हम अपने हाथ को यूज कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा धड़कन है, हृदय है, जिगर है, फेफड़ा है, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, इसको हम बंद नहीं कर सकते हैं। जो भी हृदय है, जो इसे अगर बंद कोई कर सकता है तो है बंशीधर गिरधारी श्री कन्हैया लाल। तो ये जो है अनैच्छिक क्रिया है, जिगर, हृदय और फेफड़ा अनैच्छिक क्रिया है, अनैच्छिक मांसपेशिया है। और जो हाथ है वो स्वैच्छिक मांसपेशिया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, हाथ। आज का क्वेश्चन हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तब, वरना नॉट लाइक, नॉट सब्सक्राइब और नॉट शेयर।